हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इंक्रीज दैन डिमांड फॉर मशीनरी एंड अदर नेसेसरी इन्वेस्टमेंट टू मेक दिस गुड विल आल्सो इंक्रीज। जब डिमांड है कंज्यूमर गुड की इंक्रीज होती है, तब जो डिमांड है मशीनरी या फिर जो ज़रूरत की गुड है, अदर नेसेसरी इन्वेस्टमेंट या ज़रूरत की जो इन्वेस्टमेंट है उनको गुड को इंक्रीज़ कर देती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देती है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल बी मैनी मोर टाइम हायर दैन कंजम्पशन। जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होता है वो कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा होता है। एक्सीलरेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्सीलरेशन को हम V से डिनोट करते हैं। चेंज इन I डिवाइड बाय चेंज इन C। चेंज इन I का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन डेल C का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन। मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 500 का और कंजम्पशन में हुआ 100 का। जब हमने इसको कट किया तो हमारा आया 5, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट मैनी मोर टाइम हायर देन चेंज इन कंजम्पशन। अगर हमें अपने एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का वर्क्स देखना है तो हम कैसे देखेंगे? देखो, ये हमारा पीरियड, टाइम पीरियड, ये है चेंज इन कंजम्पशन या फिर बोल सकते हैं कि टोटल आउटपुट हमें कितने रिक्वायर्ड है। ये है कैपिटल मशीनरी, कितनी मशीनरी की हमें नीडेड है या आउटपुट के लिए। और ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें आएंगी, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट और एक टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब देखो, जब 2006 था, 2006 में जब हमने शुरुआत की तो हमें कितनी आउटपुट रिक्वायर्ड थी? 1000। और मशीन के लिए कितनी आउटपुट रिक्वायर्ड थी हमें? 100। कितनी मशीनें थी? 100 मशीनें थी। 100। जब हमारी स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं थी, क्योंकि शुरुआत हो रही है। जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एवरी ईयर वी हैव टू रिप्लेस सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर डेप्रिशिएशन। मान लो डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है, मान लो कोई मशीन वगैरह ख़राब हो जाए, उस पर जो खर्चा लगता है हमारा वो होता है डेप्रिशिएशन। ये 0 थी, ये 10 थी, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 10। 2007 में क्या हुआ? मान लो जो 10% हमारा राइज़ हो गया डिमांड में और कंजम्पशन में। जब हमारा 10% राइज़ हो गया डिमांड में और कंजम्पशन में, तो क्या हो 2007 में जो हमारी कंजम्पशन है या आउटपुट है वो कितनी होगी? 1000 से 1100 होगी। कितनी होगी? 1000 से 1100 होगी। जैसे ही हमारी आउटपुट रिक्वायर्ड 1000 से 1100 हुई तो उसमें क्या हो गया? प्रोड्यूसर को कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए किसी अमाउंट की तो प्रोड्यूसर को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो कंजम्पशन है वो 1000 से 1100 होगी, यानी 100 है जो वो बढ़ गई। ठीक है, इसलिए 10% इंक्रीमेंट के कारण ये 1000 से 1100 होगी। जो कैपिटल नीडेड थी वो 100 से 110 होगी। 100 से 110 कैसे होगी? क्योंकि पहले हम 100 का आउटपुट कर रहे थे, अब हम 1100 का आउटपुट करें। 1100 आउटपुट के लिए हमें 10 मशीन और ज़्यादा चाहिए। 100 से 110 होगी, यानी 10 मशीन थी जो वो एक्स्ट्रा चाहिए। जब उसको आउटपुट पटना बढ़ाना पड़ेगा तो मशीनरी भी तो ज़्यादा चाहिए, तो उसने अपनी 10 मशीनों की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी 100 से 110 होगी। पहले हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट था 0, अब कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। जब हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 10। ये 10 कैसे आया? जब हमने 110 में से 100 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 10। क्योंकि अब इन 10 मशीन जो एक्स्ट्रा लगी है उन पे खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें स्टार्टिंग ही थी, उस टाइम तो हमारी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी वो 0 थी। अब 110 से 100 हो गई, तो यानी 10 थी जो हमारी वो बढ़ गई।
110 में 100 गया तो 10 आ गया, तो ये क्या होगी हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितनी है 10, ये तो 10 ही है। वही कि हर साल हमें रिप्लेस करने के लिए सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगी हमारी 20। 10 + 10 कितना हो गया 20। जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 20। अब देखो हमने इंक्रीमेंट कितना किया था 10% का, और हमारा जो राइज़ हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया 10 से 20, यानी 100% का राइज़ हो गया। सिर्फ 10% राइज़ होने से डिमांड या कंजम्पशन में 100% राइज़ किस में हो गया इन्वेस्टमेंट में। इसलिए क्या बोल रहा था कि इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट विल बी मैनी मोर टाइम हायर देन द कंजम्पशन। अब देखो डायग्राम से समझते हैं, ये देखो डायग्राम, ठीक है। OY एक्सिस पे लिया हमने इनकम, OX पे लिया हमने सेविंग और आउटपुट। क्या लिया है सेविंग और आउटपुट। अब देखो ये है सेविंग, ये I- वाली और ये I वाली, ये क्या है इन्वेस्टमेंट। I और I1 ये दोनों कर्व कैसी है इन्वेस्टमेंट की, और ये क्या है सेविंग, ठीक है। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है E पॉइंट, ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है इक्वल, क्या है इक्वल। जो हमारा इन्वेस्टमेंट L3 से L4 है, ये क्या है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या है ये L3 से L4 इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। L3 से L4 क्या है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के कारण हमारा क्या हुआ Y2 से Y3 जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। जब हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम इंक्रीज हुई तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन इफ़ेक्ट। और जब हमारी इन्वेस्टमेंट L2 से L3 हुई, क्या हुई L2 से L3, ये क्या है ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जिससे क्या क्रिएट होता है, इससे क्रिएट होता है मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।